नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रहोता और प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल अपने बजट प्रस्तुत करेंगे। ये बजट उनके तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। अंतिम बजट इसी शर्त पे क्योंकि जनरल बजट या जो पूरा बजट होता है वो फरवरी मार्च में उपस्थापित की जाती है और उसी हिसाब से कहा जा रहा है। पर हो सकता है अनुपूरक बजट आगे भी होंगे, वो भी बजट कहलाता है पर वो अनुपूरक बजट होता है। बजट का मतलब होता है सरकार की विजन का डॉक्यूमेंट, यानी सरकार क्या सोचती है अगले 1 साल, 5 साल या 20 साल में इस प्रदेश की किस तरह से विकास होगी, कैसे क्रमोन्नत विकास के लिए सरकार की खाका क्या है, उसी बात को लेकर बनता है बजट। आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है अवधेश जी चंदेल, बीजेपी के भले ही पहली बार के विधायक हो बट बड़े प्रखर वक्ता हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है बृहस्पति सिंह, सरगुजा प्रांत से आते हैं, पहली बार के विधायक हैं पर छत्तीसगढ़ के राजनीति में पुराने नाम है। लैंड डेवलपमेंट बैंक के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं। बृहस्पति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक कुमार पारक जी। पारक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही से स्टार्ट करूंगा। पारक जी, चुनाव का वर्ष है। अब चुनाव का जब वर्ष है तो सरकार को पॉपुलिस्ट यानी एक लो लुभावने भी बनाना है, साथ ही प्रदेश की हालत को 1 साल तक और भी अच्छे बना के रखना है, सारे विकास के पैमाने को भी छूना है, पर जनता की वोट बैंक की दिल भी जीतना है। डगर थोड़ा कठिन लग रहा है या बड़ा आसान है? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं पिछले 14 साल में सबसे बेहतरीन बजट अगर कोई होगा तो इस साल का होगा। डॉक्टर साहब, अर्थव्यवस्था और राजनीति में कैसे संतुलन कर पाएंगे, यह कल के बजट में हमको देखना होगा। बजट यदि माने तो राज्य की एक प्रकार से वो आर्थिक कुंडली होती है। आज आपने देखा होगा कि आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई, उससे राज्य की दशा पता लगती है और बजट के माध्यम से हम किस विकास की ओर जा रहे हैं उसके बारे में हमको संक्षिप्त में जानकारी मिलती है। मैं समझता हूं कि यह चुनाव के पहले का बजट है तो निश्चित रूप से लोक लुभावन घोषणाएं अवश्य होंगी। आर्थिक समीक्षा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 9.2% बढ़ी है और वो बढ़ करके लगभग 92,000 रुपये हो गई है। यदि आप राज्य की जीडीपी के बारे में देखें तो वो देश की जीडीपी से कम है। देश की जीडीपी 6.75% की रफ्तार से चल रही है चालू वर्ष में, जबकि छत्तीसगढ़ की जीडीपी का आकलन किया गया है 6.65% और यह कहा गया है आर्थिक समीक्षा में कि देश की कुल राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2,27,866 करोड़ रुपए होगी। अब इसमें यदि आप देखें राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में तो कृषि के बारे में बहुत अच्छी स्थिति हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कृषि की वृद्धि दर ऐसा माना जाता है कि कम से कम 4% होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, परंतु कृषि की वृद्धि दर घट करके 2.89% हो गई है। सेवा क्षेत्र में जो योगदान है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। वो आप भारत के संदर्भ में देखें तो भी बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ये सामान्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखें तो अर्थव्यवस्था की जो सुस्ती देश में छाई हुई है वह सुस्ती राज्य में भी दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि राजकोष पर भी इसका असर होगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे तो राजकोष पर असर होगा। ये अलग बात है कि बजट का आकार बढ़ सकता है और मेरे अनुमान के अनुसार ये 90,000 करोड़ को भी पार कर सकता है। परंतु आप देखेंगे कि हमको बहुत सारे विकास कार्य करने हैं। कृषि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान पिट रहा है, पिस रहा है, मर रहा है, उसकी हालत हमको सुधारनी है। तो निश्चित रूप से हमको बजट में कृषि पर ध्यान देना होगा। कृषि आधारित उद्योगों को जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर हमको विशेष रूप से निश्चित रूप से अगर कृषि और संबंधित क्षेत्र की भागीदारी की बात भी करें तो 17% ही है, तो काफी बड़ा है यह। बृहस्पति जी, सरकार लगातार 15 साल से काबिज है, आप विपक्ष में है, कोई भी मौका सरकार छोड़ना नहीं चाहती, आप लोगों को मौका देना नहीं चाहती। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, संतुलन
कैसी रहेगी या उसका खाका कैसा रहेगा, या क्या सरकार से मांग करेंगे आप? देखिए साहब, इस साल की बजट जो है लगता है पूरा ये किसानों को, छत्तीसगढ़ वासियों को छलने वाला बजट होगा, क्योंकि चुनावी का साल है। मुझे याद है ये चुनाव में आने के पहले भी, पिछले जो चुनाव था उसके पहले यही सरकार ने कहा था कि 2100 रुपये किलो धान का कीमत देंगे और 300 रुपये बोनस देंगे, लेकिन ये सरकार 5 साल तक भूल गई। जब हम सारे विपक्ष लोगों ने बहुत दबाव डाला तब जाके ये सरकार को करने इस साल 1 साल की बोनस दे रही है। छत्तीसगढ़ की हालत ये हो गई है साहब, अर्थव्यवस्था भी हालत ये हो गई है। आज छत्तीसगढ़ 36,000 करोड़ लोन पे चल रही है। आज छत्तीसगढ़ 25,000 करोड़ लगभग हम ब्याज हर एक साल दे रहे हैं। 27 लाख नौजवान बेरोजगार, पढ़े लिखे रजिस्टर्ड लोग दर दर भटक रहे हैं, दूसरे राज्य में मजबूर होकर जाने के लिए, पलायन होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये राज्य की स्थिति बन गई है। लेकिन सरकार को थोड़ा भी चिंता नहीं है, बहुत ही गैर जिम्मेदारी पूर्वक सरकार कर रही है। ये तो समय जब आएगा सर। देखिए, जिस हिसाब से अवधेश जी कही जा रही है कि आपके सरकार की काम ठीक नहीं है, कांग्रेस कह रही है, पर दूसरी तरफ से दिल्ली में भी मंदी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदी है, देश पे भी मंदी है, और उसका असर छत्तीसगढ़ में भी है। जब कमाई पे कम हो जाता है तो दबाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में चुनाव वर्ष में पिछले साल अकाल की भी स्थिति निर्मित हुई थी, और आपको बोनस भी देना है, बाकी चीज़ भी करना है, सबकी मांगे जो है उसको पूरी भी करनी है। कैसे संतुलन बिठाएंगे? देखिए, ये तो तय करता है कि छत्तीसगढ़ की जनता 14 साल से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को नेतृत्व सौंपे हैं, और 14 साल से बजट और उसके बाद जो क्षेत्र में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन है वो बराबर हो रहा है। माननीय पारक जी बोल रहे थे, तुलना भी की है कि केंद्र और राज्य की तुलना में कहीं एक आध विषय पर जरूर पीछे हैं, लेकिन वो बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2-3 साल से अभी इस समय सूखा हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रभावी रहा। विगत वर्षों में भी किसी इलाके में सूखा रहा, इसका नुकसान जरूर किसानों को हुआ है। लेकिन कृषि उत्पादन में और कृषि लागत में कमी आई है, उत्पादन बढ़ा है, कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। और जहाँ तक बृहस्पति सिंह जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के भी बहुत सारे अवसर इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 14 वर्षों में हुआ है, और बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला है। निश्चित नहीं, बट एक बात मुझे बताइए कि जिस हिसाब से सूखे की, देखिए इस पर तो आपके हाथ नहीं थी कि आपने सूखा बना करवा दिया। सूखे की स्थिति थी, आप पिछली बार 15-16 में भी हालत खराब था, और 16-17 में भी था। इस बार भी सूखे की स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा कृषि में बहुत नहीं है। और जिस हिसाब से आप 70-80 लाख टन धान की खरीदी की बात की जा रही थी, वैसे भी हमारे पास एक आंकड़ा था, हमने देख रहे थे धान खरीदी में 59 लाख टन धान खरीदा गया था 15-16 में। 16-17 में 70 लाख, लगभग 70 लाख टन धान खरीदा गया था, और इस बार उससे अधिक जाने की संभावना थी, पर यह 50-60 के बीच में रह गया। तो लगभग 20 लाख टन धान कम बेचा गया। तो ऐसी स्थिति में जब किसानों के पास आर्थिक स्थिति है तो वो निश्चित रूप से सरकार की तरफ देखेंगे। मनरेगा एक बड़ा सेक्टर है, जहां से जो मजदूर थे उनको मजदूरी मिलती थी मनरेगा के जरिए, उस पे भी पैसा भारत सरकार थोड़ा कम दे रही है, तो दिक्कत तो है ही है अवधेश जी। मनरेगा का काम तो वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। विगत वर्षों में भी बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम हुए हैं। लोगों को जहां काम की जरूरत, पैसा काम हुआ तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट पैसा तो नहीं दिएगा, क्योंकि 200 दिन का काम देने की बात कही गई थी, क्योंकि सूखा था 97 तहसील में, और उसमें यह कहा गया था कि जहां जहां सूखा है उन सब जगह पे हमने 200 दिन का काम देंगे। क्या 200 दिन का काम दे पाए हमने? छत्तीसगढ़ सरकार और प्रभारी पंचायत मंत्री जी अभी आश्वस्त किए हैं कि जो हमको पैसा चाहिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लिए, वो पैसा हमको किस्तों में मिल रहा है। भविष्य में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसा जरूरत है छत्तीसगढ़ को, या मजदूर जो काम करेंगे उसकी उनका जो मजदूरी है वो दिया जाएगा। पर इलेक्शन के समय क्या होता है, बाकी समय पे 4 साल चल जाता है, चुनाव के समय अगर मजदूर का भुगतान नहीं मिला, थोड़ा मुद्दा तो बनेगा। वो भी आश्वस्त है, सरकार भी आश्वस्त है, पंचायत मंत्री भी आश्वस्त है कि जो भी भुगतान है मजदूरों का वो भुगतान होगा, और जो भी काम करेंगे मजदूरी में
उनका भी भुगतान होगा। और इस समय तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल है और अकाल से निश्चित रूप से लोग प्रभावित हैं, इसलिए मजदूरी करेंगे। गांव में जो भी विकास के काम होंगे मनरेगा के माध्यम से उस काम में लगेंगे। बृहस्पति जी, एक बात और भी है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 1000 पुरुष में 1001 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और आदिवासी इलाकों में 1000 पुरुष में कहीं पे भी 1026 है या उससे अच्छा सेक्स रेशियो माना जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है, ये भी किया जा रहा है कि क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक होता है, लगभग 36 सीट उनके आदिवासियों की है, तो उनके लिए विशेष पैकेज बन सकता है। तो क्या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा? पहले तो आपको बता दूं सर, जो अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा नरेगा काम चल रहा है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र से आते हैं, शायद जानकारी नहीं होगा। नरेगा से इतना अच्छा काम था जो लोगों को वहीं रोजगार मिल जाता था और कम से कम महीने दिन के अंदर पैसा मिल जाता था। पसीना सूखने से पहले इनका भुगतान करने की शर्त थी और इस सरकार में 2 साल तक 2-2 साल तक मजदूरों के मजदूरी नहीं मिल रहे हैं। नतीजा है कई तो मजदूर जो नरेगा में काम किए थे आज उनकी मौत हो गई और इसके बाद भी उनकी भुगतान नहीं हो पाई है, उनके काम क्रिया। अच्छा अवधेश जी, एक बात बताइए, सदन में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक भी तो इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है करके। नहीं, माननीय हमारे विधायक जी बोल रहे थे बृहस्पति सिंह जी कि शहर से आते, मेरा 197 गांव है मेरे विधानसभा में और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, भुगतान बराबर हो रहा है। जो नहीं हुआ है उसका भी भुगतान होगा, सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है और कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आज भी मनरेगा के काम जहां जहां आवश्यकता है या जहां लोग मांग कर रहे हैं वहां स्टार्ट हो गया है। अभी गांव की स्थिति यह है कि गांव में अभी हमारे क्षेत्र में अभी तिवरा और जो भी फसल किसानों का है, इसलिए व्यापक पैमाने पर अभी लोग लगे नहीं हैं। लेकिन जैसे चना और गेहूं कटाई होता है उसके बाद निश्चित रूप से गाँव क्षेत्र में मजदूरी के लिए नरेगा की ओर ध्यान देते हैं और जनपद और पंचायत के माध्यम से उसका काम स्टार्ट भी होता है। डॉक्टर पारग, एक सवाल है मेरे मन में कि सूखा की हालत में हर वक्त कहा गया कि मनमोहन सिंह बहुत भाग्यशाली प्रधानमंत्री थे क्योंकि उनके 10 साल के कार्यकाल में कभी अवर्षा की स्थिति निर्मित नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी के साथ ये रहा कि वो सत्ता में आने के बाद कई जगह पर, ठीक है विदर्भ में 20 साल बाद बारिश हुई, बट कई जगह पे अवर्षा की स्थिति भी निर्मित हुई, सूखी की स्थिति निर्मित हुई। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, लगातार पिछले 2 साल से यहाँ पे सूखी की हालत निर्मित हो रही है। और ऐसे में अगर चुनाव पे जाते हैं तो लोगों को अधिक मात्रा में मदद करने की जरूरत रहती है, लोग उम्मीद करते हैं। तो क्या उसका बजट पर भी कोई असर होता है? निश्चित रूप से बजट पर तो असर पड़ेगा ही। और बजट पर आप देखेंगे कि हम यदि कृषि को ही ले लें तो कृषि में लगातार पूंजी निवेश कम हो रहा है। कृषि में हमें जब तक सिंचाई के साधनों में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी जो कृषि है वो मानसून का एक प्रकार से जुआ बनी हुई है। मानसून यदि समय पर आता है तो फसल लहलहा जाती है और यदि धोखा दे देता है तो एक प्रकार से बर्बाद हो जाती है। तो ये स्थिति पूरे भारतवर्ष में और राज्य में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कृषकों के जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक फसल ही लेते हैं मुख्य रूप से। जब तक 2 फसल नहीं लेंगे तब तक उनकी आय नहीं बढ़ सकती। और छत्तीसगढ़ में किसानों की आय को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम उनकी आय को दुगनी कर देंगे, परंतु उनका ही जो आर्थिक सर्वेक्षण वो कह रहा है कि इस वर्ष 3600 रुपये प्रति परिवार किसानों की आय कम हो सकती है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कृषि की जो रफ्तार है, वृद्धि की रफ्तार घट रही है। कृषि पे पूंजी निवेश बराबर मात्रा में हो नहीं पा रहा है, किसानों को अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं, अच्छी खाद नहीं मिल पाती है। और यदि फसल वो जो तकनीक है वो भी खेतों तक नहीं पहुंच पा रही, वो भी नहीं पहुंच पाती। और यदि मान लो अच्छी फसल भी हो जाती है तो उसको बाहर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है या कम कीमत में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कृषि की स्थिति बहुत खराब है और जब तक हम कृषि की स्थिति को नहीं सुधारेंगे तब तक छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कृषि ही सबसे अधिक रोजगार देती है, कृषि ही खाद्यान्न का एक प्रकार से आश्वासन देती है। अवधेश जी, आपके इलाके में सारे फसल होते हैं, बेमेतरा से आप आते हैं, जो इरिगेशन के कारण चाहे ड्रिप की बात करें, बाकी चीज की बात करें तो अच्छा फसल का पैदावार होता है। पर निश्चित रूप से एक बड़ा दिक्कत ये भी है कि लागत मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या उम्मीद करें हम कि सरकार तो प्रयासरत है कि लागत मूल्य कम हो और ये 0% ब्याज में ऋण देना एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। और उसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर में, कृषि में
जो भी यंत्र है उसमें सब्सिडी देना, किसानों को समय पर खाद बीज देना, ऋण में 0% ब्याज पर ऋण देना, ये लागत मूल्य में कमी आए ताकि उनका उत्पादन बढ़े, लोग लगन से काम करें और उत्पादन बढ़ा है। मैं किसान साथ में एक चीज और भी है, युवा वर्ग एक बड़ा है, हर साल 35-40 लाख युवा सम्मिलित हो रहे हैं बेरोजगारी में, क्योंकि जिसको डिग्री मिल गया वो ढूंढता है सरकारी नौकरी। आप साल में 1-2 लाख ही सरकारी नौकरी दे सकते हैं, अब वो भी हर साल नहीं। ऐसे में जब बेरोजगारों का एक बड़ा सा बढ़ते जा रहा है तो कैसे करेंगे उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे अवधेश जी? बेरोजगारी बढ़ी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले क्या था कि लोग पढ़े लिखे कम होते थे, लोग अपने काम में लग जाते थे, किसानी करने लग जाते थे, छोटा मोटा कोई काम मिलता था लग जाते थे। अब क्या है, हर गांव से हर घर से अब कोई इंजीनियर बन रहा है या कोई MSc BSc कर लिए, PhD कर लिए, हो सकता है उसमें कुछ बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर बेरोजगार नहीं है कि कोई ऐसा कोई इशू आ जाए, कोई मुद्दा बन जाए। लोग अपने अपने ढंग से बेरोजगार या पढ़े लिखे बच्चे अपने अपने ढंग से शिफ्ट हो रहे हैं, काम में लग रहे हैं। पर ये नहीं कहा जा सकता कि बेरोजगारी बढ़ गया। जी छत्तीसगढ़ में अवधेश जी 57 लाख, हमने एक स्टैटिस्टिक्स कहीं पे देख रहे थे, 57,75,008 ये राशन कार्ड है, यानी कि इतने परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। और अगर उसको देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ 80-85 लाख की आबादी होगी, और उसमें से लगभग 98% तो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ऐसे में अगर आर्थिक स्थिति जो है अगर कांस्टेंट नहीं रहा, इनकम का सोर्स लगातार हर महीने अगर कुछ ना मिल रहा हो, 3 महीने में नहीं मिल रहा, तो लोगों के ऊपर तो प्रेशर आएगा, दबाव रहेगा, कैसे जिंदगी जिया जाए अवधेश जी? राशन मिलना ये हमारे ग्रामीण जनता की सौभाग्य की बात है कि एक अच्छी योजना, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में ये सबसे प्रभावी योजना है, बहुत ही फेमस योजना है कि 1 रुपये किलो में चावल देना गरीबों को। और हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं जो सरगुजा से आते हैं, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र में तो बहुत आवश्यक थी कि गरीबों को कम से कम राशन तो मिले। जी अगर गरीबों को जिस हिसाब से चावल मिल रहा है, एक बड़ी योजना है सरकार की तरफ, सारे आदिवासी मुड़ के रहेंगे और देखते हैं कि यार उनके लिए तो एक बड़ी कदम है, क्या कहेंगे आप? साहब, बड़ी सुनकर आश्चर्य होता है कि जब दिल्ली में एक मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो यही सरकार 35 किलो चावल देती थी और चावल वाले बाबा इनकी सरकार कहलाता था। जब से इनके आका दिल्ली में बैठ गए तब से ये बोलते हैं कि अब उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, 7 किलो दे रहे हैं। गांव के लोगों को इतना तो मालूम है कि 35 किलो ज्यादा होता है या 7 किलो ज्यादा होता है। सबसे बड़ा, लगातार गरीबी BPL बढ़ते चला जा रहा है, घटने के सिवा बढ़ रहा है। 14 साल में यह सरकार बोलती है कि हम नंबर 1 पे रहे। नंबर 1 का मतलब यह होता है गरीबी बढ़ते चले गए। छत्तीसगढ़ में 26,000 डिग्रीधारी पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटक रहे हैं और उसकी सरकार की कोई चिंता नहीं है। इससे बड़ा गंभीर और क्या हो सकता है? जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो लगातार ये नरेगा के मजदूरों का भुगतान होता था, 2-2 साल तक मजदूरों का भुगतान बताइए, सब भटक रहे हैं और ये सरकार वाहवाही लेने के लिए चूक नहीं रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 150 से अधिक किसान, इनकी ही सरकार ने जवाब दिया है सदन में कि 150 से अधिक किसानों ने। मगर आपको एक ही लाइन में, मगर आपको एक ही लाइन पे अगर पूछो तो कल बजट है, रमन सिंह की बजट है, आप कैसे देखते हैं एक लाइन में? ये बजट पूरा ये छत्तीसगढ़ को धोखा देने वाली बजट होगा, रचने वाला होगा, लोक लुभावन होगा, ताकि 14 साल जैसे ठगते आए फिर से अगला बार। ठीक है, मैं आपको एक लाइन में कहा, पैराग्राफ पे नहीं। अवधेश जी, एक लाइन में अगर कहा जाए कल की बजट को आप कैसे देखते हैं, जो आने वाली बजट है रमन सिंह की? जब कांग्रेस की सरकार ने 3 साल का जो उनका बजट है करीब 6,000 करोड़ का, और वर्तमान में 80,000 करोड़ का आसपास के बजट पहुंचा है, ये माननीय रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति है, जिसके कारण ये इतना बड़ा बजट आया। और विगत वर्षों में चाहे वो आपको एक लाइन में कृषकों के लिए हो, वही बजट फिर से युवा के लिए होगा, कृषकों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, और निश्चित रूप से इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कल बजट। डॉक्टर पारक, आप कैसे देखते हैं, अगर एक लाइन में मैं कहूं, कैसे आप सम अप करेंगे? पूर्व बजटों की तरह यह बजट होगा। मैं ये नहीं समझता कि इस बजट से आम आदमी की हैसियत में कोई खास परिवर्तन आएगा। जी तो फिर हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से? गांव, गरीब, किसान, किसको ज्यादा फोकस रहेगा, या बिल्कुल जैसे ही रहा उसी तर्ज पे? मैं समझता हूं कि इस बजट में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर जो वेट है उसको कम से कम 5% कम किया जाना चाहिए, जिससे हम पड़ोसी प्रांतों की तुलना में
अपने यहाँ पे पेट्रोल और डीजल को कम कीमत में बेच सकें, जिससे हमारी बिक्री प्रभावित ना हो। दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात समझता हूँ कि शराबबंदी की घोषणा की जानी चाहिए, यद्यपि ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उससे बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, परंतु आम व्यक्ति या आम जनता छत्तीसगढ़ की वो चाहती है कि शराबबंदी होनी चाहिए। उसी प्रकार से व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ई वे बिल जो प्रांत के अंदर लागू है या लागू किया जाना है, उसे नहीं लागू किया जाना चाहिए, बल्कि वो अंतर्राज्यीय सीमाओं में ही लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मंडी टैक्स है जो, उस मंडी टैक्स को भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कहा जाएगा गांव गरीब और किसान की टकटकी लगी हुई है रमन सिंह के उस बक्से पर जहां पे बजट ऑलरेडी रख दिया गया है और उम्मीद कर रहे हैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे कहा जाता है मुख्यमंत्री लगातार लोगों की हितों की बात सोचते हैं और हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं और खुद रमन सिंह कह रहे हैं कि पिछले 14 साल में जैसा बजट है उससे बेहतर होगा। उम्मीद यही करते हैं कि प्रदेश की खुशहाली हो, यहां पे जो लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं उनकी भी खुशहाली हो और तरक्की करे, समृद्ध हो छत्तीसगढ़। बजट में इन सब के लिए कुछ ना कुछ हो, पर बजट में क्या है कल दिन भर हम चर्चा करेंगे। कल सुबह 8:56 से यानी कि 9 बजने से पहले ही हम आप ही को दिखाएंगे बजट में स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, साथ ही रमन सिंह का बजट भी आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, बजट के साथ आप ईटीवी में ही देख सकते हैं और सारे एनालिसिस, सारे विश्लेषण भी विशेषज्ञों के साथ भी आप देख सकते हैं। पर आज समय हो गया है। हमारे तीनों मेहमान अवधेश जी चंदेल, बृहस्पति जी सिंह और डॉक्टर अभय जी पारक, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।